हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कई क्वेश्चंस अच्छे डिस्कस करे थे। आज अपन और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। तो आप क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से आंसर जरूर सोचेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टैली करेंगे कि आपने सही सोचा या नहीं। एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और आपको मैं वो चीज भी बताऊंगा, वो एग्जैक्ट लैंग्वेज भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फटाफट से रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टेट वन यूज ऑफ डायमंड। ठीक है, विच आएगा यार, ये है ना, इज नहीं आएगा। क्या आएगा ये? विच। ये इज नहीं है, यहां पे आएगा विच। State one use of diamond which depends on his extraordinary brilliance, and one use of graphite which depends on its being black and quite soft. तो भाई डायमंड का ऐसा कौन सा हम यूज करते हैं ये देख के कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली शाइन करता है, तो इसका यूज है कि हम इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है ना, डायमंड इज अ ज्वेल। डायमंड क्या है? एक ज्वेल है, यानी कि ज्वेलरी में यूज होता है। सबसे महंगा, सबसे प्रेशियस ज्वेल होता है डायमंड। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी शाइन बहुत ज्यादा है। एक तो बहुत रिजिड है, एक अच्छी शेप गेन करता है और साथ में बहुत ज्यादा शाइन करता है। अब अगर ग्रेफाइट की बात करें, ये देखते हुए कि ग्रेफाइट ब्लैक है और बहुत सॉफ्ट है, तो हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? हम इसका यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लेड। किसकी लेड? पेंसिल की लेड। ठीक है, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। क्यों यूज करते हैं हम ग्रेफाइट? ये देख के कि एक तो वो ब्लैक है तो बहुत ढंग से दिखेगा पेपर पे, और एक बहुत सॉफ्ट है तो इजीली लिख सकते हैं। क्लियर? तो डायमंड जो है वो ज्वेलरी में यूज होता है और ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल लेड में यूज होता है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell of his atom. An allotrope Y of this atom is used as a dry lubricant. Dry lubricant और साथ में allotrope, यानी कि Y क्या है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका allotrope है? ग्रेफाइट है कार्बन का। मतलब X क्या है? कार्बन। तो X का आंसर तो है कार्बन, और ड्राई ल्यूब्रिकेंट allotrope कौन होता है? ग्रेफाइट। ये मुझे 2 के आंसर्स तो मिल गए। ठीक है, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई पता पड़ गया। नेम, स्टेट वेदर एलोट्रॉप इज गुड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब, ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि हर कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, नेम वन यूज ऑफ एलोट्रॉप अदर देन ल्यूब्रिकेशन एंड पेंसिल लीड। तो भाई ल्यूब्रिकेंट और पेंसिल की लेड के अलावा ग्रेफाइट का क्या यूज है? हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो जिसमें कैथोड और एनोड की बात होती है, किस किस की? कैथोड की और एनोड की। तो ये कैथोड और एनोड हमेशा बनते किसके हैं? ग्रेफाइट के। इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर किसके बनते हैं? ग्रेफाइट के। जनरेटर में रिंग्स किसकी बनती है? ग्रेफाइट की। ठीक है, आगे, नेम द 2 अदर एलोट्रॉप्स ऑफ एक्स। तो कार्बन के 2 और एलोट्रॉप्स क्या है ग्रेफाइट के अलावा? एक तो डायमंड, ठीक है, और दूसरा है बक मिंस्टर फुलरीन। ये 2 और एलोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर? ये सारे इनके आंसर्स हैं। फटाफट से आप क्या करेंगे? पॉज करके ढंग से इनको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए एंड बी। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और एक बॉन्ड जरूर बनाए। हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है और आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। अब इन्होंने बोला कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। C6H12 ए का भी है और बी का भी है। राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C6H12। तो देखो,
अगर मैं बात करूं स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में ऐसा कौन सी फैमिली थी जिसमें कार्बन का डबल होते हैं हाइड्रोजन? वो थी अपनी एल्कीन, एल्कीन फैमिली विथ जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो इस हिसाब से जो आपका ए कंपाउंड है, अगर वो साइक्लिक है, बी है ओपन चेन, तो पहले बी वाला आंसर दे रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि अपन ने इतना लिख दिया ना। तो स्ट्रेट चेन यानी कि ओपन चेन में एल्कीन जो है वो कौन हुआ? 6 कार्बन वाला, 6 के लिए हेक्स और एल्कीन का ENE, ये हो गया हेक्सीन। और अगर अब बात करें किसकी? ए की, तो ए क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। ए क्या है? ए एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब बात करें ए पार्ट की, कैपिटल ए एक साइक्लिक कंपाउंड है। देखो बी क्या था? स्ट्रेट चेन, वो फॉर्मूला था। ए जो है वो साइक्लिक है और वो फॉर्मूला है, ठीक है, वो इसका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो वो है साइक्लिक। क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऐसा कौन सा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के डबल होते हैं हाइड्रोजन? तो वहां पे जनरल फॉर्मूला यूज होता है CnH2n। ये होते हैं हमारे साइक्लो एल्केन्स। क्या होते हैं? साइक्लो एल्केन्स। तो ये क्या बन गया हमारा ए पार्ट का आंसर? ए मॉलिक्यूल क्या हुआ? साइक्लो। अब हम नाम क्या लिखें? 6 कार्बन है ना, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप है, हेक्सेन। तो एक सिर्फ क्या है? हेक्सीन स्ट्रेट चेन, और एक है साइकिल में 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। विच कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड? ये करेगा सिंगल बॉन्ड कंटेन, कारण क्योंकि इसकी फैमिली में देखो एल्केन आ रहा है, ANE, ये सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कौन कंटेन करेगा? ए, साइक्लोहेक्सेन। कौन करेगा? डबल बॉन्ड कंटेन, डबल बॉन्ड कंटेन करेगा बी, हेक्सीन, ENE, एल्कीन को जो बिलोंग करता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। डी, विच कंपाउंड कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स? किसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ओनली सिंगल बॉन्ड का आंसर तो है भाई देखो ए, है ना, ओनली सिंगल बॉन्ड। अब ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था हमारा सिंगल एंड डबल बोथ। ओनली सिंगल बॉन्ड तो है ए, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, और सी था सिंगल एज वेल एज डबल। एज वेल एज तो देखा ही नहीं अपन ने वर्ड, सिंगल एज वेल एज डबल। तो सिंगल और डबल दोनों किस में हुए? बी में, हेक्सीन में। हेक्सीन में सिंगल बॉन्ड भी आता है और डबल बॉन्ड भी आता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार फटाफट से स्ट्रक्चर भी देख लो। 6 कार्बन है, कहीं भी एक जगह हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये तो होता है हमारा क्या? हेक्सीन। और अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन। ये होता है साइक्लोहेक्सेन। 2-2 हाइड्रोजन जुड़ गए सब में, कितने कितने? 2-2 हाइड्रोजन। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये हेक्सीन है, ठीक है। ये आंसर्स हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट E एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। यहीं से समझ आ गया कार्बन है ये, क्योंकि 3 एलोट्रॉप कार्बन ही बनाता है। इन एलोट्रॉप A द एटम्स ऑफ एलिमेंट E आर जॉइंट टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। कौन सा एलोट्रॉप है जो बॉल बनाता है? बकमिंस्टर फुलरीन। तो भाई E का आंसर, A पार्ट का आंसर तो है कार्बन, B पार्ट का आंसर है बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो स्फेरिकल बॉल्स बनाता है? बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। इन एलोट्रॉप B each atom of E is surrounded by 3 atoms शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये है हमारा ग्रेफाइट। शीट की फॉर्म में कौन होता है? ग्रेफाइट, ठीक है। डी क्या है भाई? आगे पढ़े एक बार, देखो एक बार सबके आंसर्स आ गए। बी जो है हमारा वो है ग्रेफाइट, सही है बिल्कुल। अब हमसे पूछा है सी। आगे का क्वेश्चन देखो, ये हो गया 3 अदर एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर इन एलोट्रॉप सी ईच एटम ऑफ एलिमेंट ई इज सराउंडेड बाय 4 अदर ई एटम्स टू फॉर्म रिजिड स्ट्रक्चर। तो ये है डायमंड,
ठीक है, क्लियर यहां तक। ये जो सी है ये है डायमंड, सी नाम का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड है, यानी कि हमारा डी पार्ट का आंसर डायमंड है। क्लियर, डी पार्ट का आंसर डायमंड है। विच एलोट्रॉप इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी? डायमंड, इसका आंसर सेम डायमंड। विच एलोट्रॉप इज यूज्ड इन मेकिंग एनोड ऑफ अ ड्राई सेल? इसका आंसर है हमारा ग्रेफाइट। क्लियर, इजी है, ये सारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट, बाय हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स डू एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर? सबसे छोटा कौन होता है? मीथेन, ये होता है CH4। इसके बाद कौन आया? इथेन, ये होता है C2H6। इसके बाद कौन आया? प्रोपेन, ये होता है C3H8। बताओ कार्बन कार्बन में कितने का फर्क चल रहा है? एक कार्बन दो हाइड्रोजन, ये डिफरेंस है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू कार्बन एटम्स? दो कार्बन एटम्स को अगर आप जोड़ते हो तो कितने तरीके के आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? देखो, दो कार्बन लिए, सिंगल बॉन्ड लिया, तीन तीन हाइड्रोजन लगा दिए, ये बना इथेन। दो कार्बन लिए, डबल बॉन्ड लिया, दो दो हाइड्रोजन लगा दिए, ये बन गया इथीन। दो कार्बन लिए, ट्रिपल बॉन्ड लिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये बन गया इथाइन। क्लियर, ये हमारे पॉसिबल तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम दो कार्बन को यूज करके बनाते हैं। क्लियर, आ गया समझ में? इजी है। अब बात करें किसकी, ये तो हो गया देखो इसके स्ट्रक्चर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला है, तो जैसे अगर इथाइन की बात करें, इथाइन है ना, इथाइन की अगर बात करते हैं तो इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये आपने कार्बन लिया, ये आपने कार्बन लिया, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, बन गया। अब बस आप क्या करो, अब आप सर्कल्स लगाना चालू कर दो। क्या करो? सर्कल्स लगाना चालू कर दो। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे आप सर्कल्स लगाना चालू कर दो। सेम ये इधर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेम ये इधर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका? इथाइन का। 3-3 इलेक्ट्रॉन कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हाई आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? देखो, ये होता है अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी होता है अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ये होता है सैचुरेटेड क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये होता है सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। क्लियर, ये ज्यादा क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इजीली सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। लेकिन जो पहले से ही सिंगल बॉन्ड है वो कैसे मोर रिएक्टिव हो सकता है? वो तो रिएक्ट बहुत रेयरली करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर, आ गया समझ में? ये इसका आंसर है। एक बार आप फटाफट से इसकी लैंग्वेज को कॉपी कर लो, सेम बात लिखी हुई है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है। नेक्स्ट, 16th, स्टेट रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ नॉर C4-। देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कार्बन का स्ट्रक्चर। क्या समझना पड़ेगा? कार्बन का स्ट्रक्चर। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन की पहली शेल है, ये कार्बन की दूसरी शेल है। ठीक है, ये कार्बन का क्या है? न्यूक्लियस है। अब कार्बन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल में जो है
वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। मैंने बोला कि C4+ बनेगा, तो भाई साहब C4+ बनने का मतलब ये हुआ कि कार्बन का न्यूक्लियस के बाद सिर्फ दूसरी शेल ही है, न्यूक्लियस के बाद सिर्फ दूसरी शेल है, पूरी लास्ट की शेल गायब हो गई, क्योंकि कार्बन क्या बना रहा है, C4+। कार्बन C से C4+ बन गया, तो उससे इसकी पूरी एक शेल गायब हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में एनर्जी का चेंज बहुत ह्यूज होता है, ह्यूज एनर्जी ट्रांसफर, बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। इट इज नॉट सो इजी कि कार्बन को C4+ बनाया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एक और लॉजिक, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, दिस विल मेक कार्बन न्यूट्रल। अब सडनली क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो रह जाएंगे कितने, 6 के 6, इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह गए 2, दिस विल मेक कार्बन 4+ कैटायन, विच इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। इस वजह से एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। क्लियर? इसलिए C4+ तो नहीं बनेगा। अब बात करें C4- की, तो भाई कार्बन खुद क्या है, कार्बन खुद है ये, है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन का क्या है, न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पे हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप चाहते हो कि कार्बन C से बने C4-, क्या बने, C4-। तो अगर कार्बन C4- बन रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 4 अपनी जगह वहीं की वहीं रहेंगे जैसे वो थे, लेकिन अब सडनली 4 नए इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, 4 नए इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये जो शेल है ये अनस्टेबल हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी और ये बर्स्ट हो जाएगी, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगी, तो जो कार्बन का एटम है वो कोलैप्स यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए कार्बन ना तो C4+ बना सकता है ना C4-। ये हो गई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आपको आंसर ये लिख के आना है, ठीक है। ऊपर वाला जो ये आंसर है ये C4+ के लिए है, जो नीचे वाला आंसर है ये C4- के लिए है। क्लियर? आ गया समझ में? दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ना तो 4 किसी को देता है ना 4 किसी से लेता है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। एक बार पॉज करो और इसको ढंग से कॉपी करो। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज अपन ने और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, लॉजिक सीखा है, क्वेश्चन को समझा है, उसका आंसर लिखना सीखा है, और एग्जैक्ट लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दी। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।